Most welcome to all my viewers, friends, followers, teachers, and sirs. Again, I am welcoming you in my law classes. The new heading is contingent contract. It is very interesting topic which I am going to discuss in this class. तो मेरे प्रिय मित्र, बंधु, फ्रेंड्स और सर से मैडम्स, अभी मैं आज कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ आपको बताऊंगा, जो कि अंडर सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्लियरली मेंशन कहा गया है कि अभी जानना कि क्या है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल इन सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। देखिए, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो फ्यूचर हैपनिंग के बिहाफ पे की जाती है। क्लियर? एकदम छोटी सी बात, ये बहुत इजी से टॉपिक है, आप घबराएंगे नहीं, एकदम समझ लेंगे भाषा में। मैं कोशिश करूंगा कि हर क्लास में आपको इजी वे में इस लॉ को समझाऊं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव माय ओपिनियन in your easy language, easy concept. Now question is that contingent contract, actually it is contract depending on the future happening or not happening. Clear? So clearly mentioned under section 31 that a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. ये डिफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब मैं इसको एक एग्जांपल देख के बता दूं आपको, ठीक है? जैसे मान लीजिए एग्जांपल में ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुई, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुई। ए ने कहा बी से कि मैं अपना प्लॉट आपको बेच दूंगा 5 लाख में, ठीक है? कब बेचूंगा? जब मेरी प्लॉट की सारी लिटिगेशन खत्म हो जाएंगे, फिर मैं आपको वो दे दूंगा 5 लाख में। लिखित हो गया, सब कुछ हो गया। नाउ दिस इज द फ्यूचर हैपनिंग ना। अभी तो उसमें कुछ केसेस चल रहे थे, लिटिगेशन था, किसी भी तरह की लिटिगेशन हो सकती है, वो एक ही लिटिगेशन अराइज है अभी भी, लेकिन पहले ही वो सौदा कर दिया कि भैया घबराओ नहीं, जिस दिन मेरी समस्या समाधान हो जाएगा, माई लिटिगेशन विल सॉल्व, then I will sell this plot to you. Okay? So it is depending on the future happening. Clear? तो इस टाइप की कॉन्ट्रैक्ट जो होती है ना, वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कहलाता है। आई एम श्योर, मैं कोशिश की आपको अपनी भाषा में इजी एग्जांपल देकर समझाने के बारे में। तो जिस दिन लिटिगेशन खत्म हो जाएगी, सौदा आज ही पक्का हो गया 5 लाख में, उस दिन 10 लाख नहीं लेगा वो, तो आज ही हो गया, पैसा फिक्स कंसिडरेशन हो गई, कमिटमेंट दे दिया गया। लेकिन यहाँ पे क्या फ्यूचर हैपनिंग पे डिपेंड है। मेरी बात को ध्यान रखेंगे, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज टोटली बेस्ड ऑन द फ्यूचर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। तो इस टाइप की कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। मोस्ट वेलकम अगेन। just now I have discussed the meaning of contingent contract. Now little part I want to discuss little part also. A contract may be a contingent contract. Number next is an absolute contract. Now here we are going to discuss an absolute contract is one in which the promisor binds himself to /4 performance in any event without any condition. This is called absolute contract. Very simple. एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्रोमिजर अपने आप को वो काम करने के लिए या काम नहीं करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए बाइंड होता है। इसमें किसी तरह की वो नहीं होती, जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो करना ही करना है। सो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। एंड अर्लियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. This contract is purely depending on the future happening or non-happening. I already said you. तो मैं इसके पहले आपको बताया था कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनीशन क्या है, कैसे की जाती है। अब मैं बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप की होती है, कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ मैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनीशन बताया आपको
कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें प्रोमिसर अपने आप को बाइंड होता है कि वो अपना परफॉर्मेंस करे जिस इवेंट के लिए किया गया है विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करना ही पड़ेगा। थैंक यू। आइए नेक्स्ट पॉइंट में। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी गोइंग टू डिस्कस द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या होना चाहिए एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। नंबर 1, इट्स परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग टू द फ्यूचर ऑफ सम इवेंट। इट्स परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग टू द फ्यूचर सम इवेंट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लियरली कहा गया है कि इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड्स करता है फ्यूचर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग में। नंबर 1, द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। ये जो इवेंट फ्यूचर में होगी वो सर्टेन नहीं होगी, अनसर्टेन होगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, द इवेंट मस्ट बी कोलेटरल, दैट इज इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये इवेंट मस्ट बी कोलेटरल, किसी सिचुएशन पे डिपेंड होगा, दैट मीन्स वो सिचुएशन होगी तो ही ये सिचुएशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसीलिए इस टाइप की कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इट इज प्योरली डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंसी कंपनी, आज की डेट में जितनी इसके पहले भी इंश्योरेंस कंपनियां होती है ना, उसमें कहता है कि ना कि आपकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लो जो भी इंश्योरेंस कंपनी कहती है ना कि अगर आप कोई भी आदमी अगर डेथ करता है तो उसकी क्लेम की इतनी अमाउंट हो जाएगी, अगर वो पार्शियल डिसेबल होता तो होगी, अगर उसकी एक हाथ कट जाता तो ये होगी, एक पैर कट जाता तो ये होगी। ये जितनी फ्यूचर हैपनिंग पे होती है, इस टाइप की कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर उसकी डेथ होती है तो उसकी डेथ की मुआवजा ये होगी जो कि उसकी फैमिली को मिलेगा। तो ये जितनी इंश्योरेंस कंपनियां होती है वो सब जितनी कॉन्ट्रैक्ट करती है वो फ्यूचर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के बारे में ही होती है। तो इस टाइप की कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो दीज आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं रूल्स ऑफ द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वी गोइंग टू डिस्कस द रूल्स ऑफ द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर सर्टेन रूल्स which satisfy to make any contingent contract. Number 1 is it is dependent on happening of an uncertain future event, cannot be enforced until the event has happened. If the event become impossible, such a contract become void under section 32. वहां पे क्लियरली से बताया गया है कि अंडर सेक्शन 32 कह रहा है कि देख भैया कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना है फ्यूचर हैपनिंग पे, नॉन हैपनिंग पे। अगर वो घटना घटती है तभी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अगर वो घटना नहीं घटती है तो नहीं होगा। जस्ट अभी बताया था ना कि जितनी इंश्योरेंसी कंपनियां होती हैं तो ऐसी करती है। जैसे एग्जाम्पल देना, मेडिक्लेम कंपनी है ना, स्वास्थ्य बीमा की जितनी है, तो अगर ऐसी होगी तो आपको ट्रीटमेंट इतनी लाख की दी जाएगी 1 साल के अंदर में, नहीं तो फिर आपको नहीं दी जाएगी। आप बोलेंगे मैं तो कहा था 1 साल के अंदर मुझे मेडिक्लेम को नहीं चाहिए। जितनी इंश्योरेंस कंपनियां है वो हेल्थ की हो या लाइफ की हो, जो भी हो, वो जितनी कॉन्ट्रैक्ट करती है दैट इज कॉल्ड फ्यूचर हैपनिंग पे करती है। क्लियर। नंबर 2, इफ द कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स फॉर इट्स परफॉर्मेंस of doing of an act by the promisor, the contract become void. If a contingent contract depends for its performance on doing an act by the promisor, the contingent become void where the promisor makes the performance impossible. ऐसा भी कोई काम जिसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं हो, जिसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं हो और अगर आप कर देते हो तो वो वाइड होगी, वैलिड नहीं होगी। एग्जाम्पल में ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया फ्यूचर हैपनिंग पे, कि अगर ये जहाज जा रही है, मान लो शिप जा रही है यहां से यूरोप जा रही है, ये शिप जा रही है, अगर 1 साल में वापस नहीं आई तो मैं तुझे इतना रुपया दूंगा। ये क्या बात है भाई, शिप तो जा रही है, वापस आएगी, अगर वो नहीं आई तो मैं आपको दूंगा ये। तो दिस टाइप ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। आई मित्र, रूल नंबर 3 में
ये क्लियरली कहा गया है, these are the three of the contingent contract. If a contingent contract completes doing a thing, if a specified event happened within a fixed time, it becomes void. If the event does not happen within the time, जैसे हमने बताया ना कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के बारे में ही होती है। जैसे अगर आपकी एक फिक्स पीरियड टाइम के लिए होता है, उसके अंदर अगर कुछ घटना घटती है या नहीं घटती है, उसके लिए ही कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर वो घटना घटी तो उसका मुआवजा दिया जाएगा, अगर नहीं घटी तो नहीं दी जाएगी। अब ऐसा नहीं कि उसके बाद भी, जी नहीं, ये रूल नंबर 3 यही कर रहा है, इफ ए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट contemplates doing a thing, if a specified event happens within a fixed time, it becomes void. If the event does not happen within the time, नहीं होगा तो void हो जाएगा। Last point number 4, if a contingent contract contemplates to do anything, if an impossible event happens, it is void. अब बताइए, ऐसा भी contingent contract कर दिया जो impossible है, जो हो ही नहीं सकता, तो void होगा ही। एग्जाम्पल इसके लिए बता दूं मैं आपको, ओवरऑल कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर हैपनिंग के बारे में होती है, इसकी 4 रूल में लास्ट रूल है जो, इफ ए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेम्पलेट्स टू डू एनीथिंग, इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन, इट इज void। तो एग्जाम्पल दे रहा हूं उसको, जैसे ए ने बी से एग्रीमेंट किया, कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट किया कि भाई देख, वो अगर सी से शादी करेगा, ए बी से एग्रीमेंट किया कि अगर वो सी से शादी करेगा तो उसे 50,000 रुपये मिलेगी। लेकिन जिस दिन एग्रीमेंट किया, सी डेड, सी मर गई, तो अभी क्या होगा? अभी क्या होगा कि ए एग्रीज टू पे बी ₹50,000 इफ बी मैरिज डॉटर सी। सी वाज डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट इज void, द एग्रीमेंट इज void, एग्रीमेंट void होगा, वैलिड नहीं होगा, क्योंकि सी तो है ही नहीं। ए ने बी से कहा कि क्या वो सी से शादी करेगा जो डॉटर थी, एग्रीमेंट के समय उसकी सी डॉटर एक्सपायर कर गई, तो उसकी एग्रीमेंट वैलिड नहीं रही, void हो गई। तो दीज आर द रूल्स ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच आई ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखा हूं, कृपया करके उसे ध्यान से लिखेंगे। और मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा थोड़ा बड़ा सा लिखने का। तो जितने हमारे मित्र लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी अच्छाइयों को लेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मैं आशा करता हूं कि जितना अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा आपकी अपनी भाषा में, इंग्लिश में या आपकी अपनी भाषा में, हिंदी में आपको अपनी वीडियो बनाओ। तो ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आप इतना सोचेंगे, दिमाग में रखेंगे कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो फ्यूचर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के बारे में होती है। ठीक है, अब एक और टॉपिक बचा है थोड़ा सा, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इसकी क्या डिफरेंसेस होती है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी छोटी सी टॉपिक है और कॉन्टिजेंट तो बता ही चुका हूं, बस मैं इसके बाद वही बताने जा रहा हूं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेलकम फ्रेंड्स, now going to define the wagering agreement. Meaning of wagering agreement, it is such type of agreement where the future event is sole determining factor, while in contingent contract the future event is only collateral. wagering agreement क्या है? wagering agreement में क्या है, वो सिर्फ फ्यूचर इवेंट पे ही डिपेंड रहता है, एक टाइप का स्पेकुलेटिंग एग्रीमेंट कहा जाएगा। वेजरिंग एग्रीमेंट एक टाइप का स्पेकुलेटिंग एग्रीमेंट कहा जाएगा, जबकि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कोलेटरल होता है, जबकि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कोलेटरल विद द फ्यूचर इवेंट्स होता है। अब मैं इस चीज को कॉन्टिजेंट और वेजरिंग एग्रीमेंट को डीपली मैं दोनों को डिफरेंशिएट करके बता दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में, अगेन वेलकम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द वेजरिंग एग्रीमेंट वर्सेस
कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैं अभी इसके पहले वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में आपको बताया था। अब मैं हाउ इज द डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये जानना जरूरी है। देखिए, वेजरिंग एग्रीमेंट इट कंटेन रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? जैसे ये होगा तो ये होगा ही। जैसे अगर वो नंबर 6 आया लॉटरी में तो आपको 1 लाख मिलेगा। ये टोटली रेसिप्रोकल है। जबकि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इट डज नॉट कंटेन। नंबर सेकंड पॉइंट, इट इज एसेंशियली ए कॉन्टिजेंट नेचर। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? फ्यूचर हैपनिंग होता है, फ्यूचर हैपनिंग के लिए होता है ना, जिसे लॉटरी के डेट पे आता है ना, उस तरह का यही वेजरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, तो इट इज एसेंशियली ए कॉन्टिजेंट नेचर। लेकिन कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इट इज नॉट ए वेजरिंग नेचर। स्पेकुलेशन पे नहीं होता। कॉन्टिजेंट जो होता है ऑन द रियलिटी ग्राउंड पे होता है। वेजरिंग एग्रीमेंट इज वाइड, इसीलिए हमारे कानून में सट्टा को, जुआ को वैलिडिटी नहीं मिली है। समझ गए? वेजरिंग एग्रीमेंट वही होता है। वेजरिंग एग्रीमेंट इज वाइड, जबकि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। बोले सर देखिए, ये भी तो था फ्यूचर हैपनिंग में, ये भी फ्यूचर था, लेकिन हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट को हमारा लॉ नहीं परमिशेबल करता, इसीलिए इसे बैन है। सट्टा खेलना, जुआ खेलना, ये भी तो वेजरिंग फ्यूचर हैपनिंग पे तो है। दिस इज कॉल्ड द वेजरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इट इज ए टाइप ऑफ विनिंग और लॉसिंग द अमाउंट ऑफ द वेजर। जो वेजर माने जो खिलाड़ी होता है, जो जुआरी होता है, जो वेजरिंग एग्रीमेंट करता है, उसकी जीत हार पर डिपेंड होती है। जीता तो पैसा मिलेगा, हारा तो पैसा नहीं मिला। ठीक है, दिस इज द वेजरिंग एग्रीमेंट। एक्चुअली समझ में आया वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है? ये स्पेकुलेशन, लॉटरी, सट्टा, जुआ, इस टाइप के एग्रीमेंट को वेजरिंग एग्रीमेंट के श्रेणी में लाएंगे। दिस टाइप ऑफ प्ले इज कमिंग अंडर द वेजरिंग एग्रीमेंट। लेकिन कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट समथिंग डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए किसी की इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि अगर 1 साल में आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेंगे 5 लाख का, तो उन 1 साल के पीरियड में अगर कुछ भी आपके हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, जो हेल्थ की इश्यू होगी, जो हमने एग्रीमेंट किया आपके साथ, अगर होगी तो मैं आपको ये अमाउंट आपको उसमें रिइंबर्समेंट करूंगा। ये फ्यूचर हैपनिंग है, अगर नहीं हुई तो पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए 1 साल के लिए लोग मेडिक्लेम करा के अपने पीरियड के लिए सेफ रहते हैं। ये जुआ तो नहीं हुआ, ये रिस्क बियर हुआ। इसमें इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बता दी, हेल्थ को बताया, अब लाइफ इंश्योरेंस बता रहा हूँ कि कहा ना कि अगर आप जिंदगी भर प्रीमियम जमा देते रहे, कोई दिक्कत ना, अगर किसी की जिसकी होती है, अगर उसकी डेथ होती है तो उसके परिवार वालों के लिए उसकी एक सर्टेन डबल जो भी फिक्स होगी अमाउंट परिवार वालों को मिल जाती है। ठीक है, और अगर वो किसी भी कारण से एक्सीडेंट होता है तो उसमें अगर उसकी एक आंख खराब हो जाती है, एक हाथ खराब होती है, या फिर पैर खराब होती है, लिम्स खराब होता है, तो उसके अनुसार उसकी एक कॉम्पनसेशन अमाउंट मिलती है। तो ये फ्यूचर हैपनिंग पे, तो ये घटना घटेगी तभी मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये लेकिन लीगलिटी प्रूफ है। दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज नोन एज द कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट। और वेजरिंग में क्या होगा? विनिंग लॉस का बात है। अगर आपने टिकट कटाया, आपकी लॉटरी लगी, जुआ खेला, पैसा मिला, सट्टा खेला, पैसा मिला, तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में आता है। तो इस टाइप के एग्रीमेंट हमारे यहाँ वैलिड नहीं है, वाइड है। क्लियर? तो अब मैं एक कोशिश किया आपको वेजरिंग एग्रीमेंट और कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट दोनों फ्यूचर कंडीशन पे, फ्यूचर हैपनिंग पे डिपेंड है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया आपको, तो ये मालूम पड़ गया कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या डिफरेंसेस है। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हमने डिटेल्स बताया कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या है। हमने बताया कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या है, क्या रूल्स है, क्या इसेंशियल्स है, कैसे करते हैं, कैसे बनता है, और वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है, उसकी क्या डिफरेंसेस विद द कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, मेरे प्यारे मित्र, बंधु, स्टूडेंट्स, सर, मैडम, जितने व्यूअर्स है, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने हमारे वीडियो को इतना सारा ढेर सारा लाइक दिए हैं, सब्सक्राइब किए हैं। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी इस हैबिट को बनाए रखें
और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।